जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 23 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। चलिए, सभी के लिए आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। आप सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दे, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। देखो, लगातार मैं कह रहा हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे तो एक क्वेश्चन रहा था जो वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन था, यानी कचरा प्रबंधन से लेकर के क्वेश्चन था इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी was introduced as an important feature in which of the following। यानी ईपीआर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये किस एक्ट में दिया गया था? ऑप्शन ए था वायु मेडिकल वेस्ट 1998। ऑप्शन बी था रिसाइकल्ड प्लास्टिक रूल 1999। ऑप्शन सी था ई वेस्ट रूल 2011 और या ऑप्शन डी था द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? और ये क्वेश्चन मैं इंग्लिश में इसलिए पुटअप किया हूँ कि इस तरह का जवाब जो है या इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में ही देखना सही रहता है। हिंदी में बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, राइट? क्योंकि हिंदी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता। तो इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दो, वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। एक बार इसको देख सकते हैं। इंटरनेट मीडिया पे इंडियन वेरिएंट के नाम से इस्तेमाल से सरकार खफा। जो कोरोना वायरस आया, कई जगह उसको कहा गया कि इंडियन वेरिएंट है, उसको लेकर के सरकार खफा है क्योंकि कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो चीन से शुरुआत हुई थी। और आज के समय में चीन पे बहुत कम देश जो है विश्व का वो आरोप लगा रहा है। चीनी वेरिएंट या चीनी वायरस बहुत कम लोगों को कर रहा है कोरोना वायरस को, राइट? तो इसको लेकर के सरकार खफा है। तो एक बार देख सकते हैं इसको भी। देखो, सिर्फ नाम के लिए बातचीत के मूड में नहीं सरकार। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में भी जब कोरोना महामारी का सेकेंड वेव चल रहा है देश भर में, उस समय में भी किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के आसपास की जगह में। और किसानों ने सरकार को खत लिखा है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सरकार ने कहा है कि हम जो है सिर्फ बातचीत करने के मूड में नहीं है, आप आइए, अपना हट छोड़िए और उसके बाद आइए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। जैसे 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है और किसान का कहना है कि जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक हम सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, या हमारा मकसद है कि ये कृषि बिल वापस करें। सरकार का कहना है कि कृषि बिल वापस नहीं होगा, आप कृषि बिल के अंदर किसी तरह का रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो वो रिफॉर्म्स के बारे में बताएं, राइट? तो किसानों को भी हट छोड़ना होगा। देखो, कृषि बिल जो है उसमें अगर कोई आवश्यक इम्पॉर्टेंट अगर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं आप, तो सरकार को बताएं कि ये रिफॉर्म्स कीजिए, इसको इसमें सुधार कीजिए। लेकिन आप पूरी तरह से हठी हो जाइएगा कि नहीं, पूरे के पूरे कृषि बिल को वापस ले लीजिए, तो ये भी एक सही कदम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या है, किसानों को लगता था कि सरकार जो है मंडी समाप्त कर रही है। इस बार हमने लगातार डिस्कस किया है कि इस बार सबसे अधिक खरीद हुआ, गेहूं की सबसे अधिक खरीद हुआ, इस बार सबसे अधिक खरीद हुआ पिछले वर्ष के कंपेयर लगातार। तो सरकार मंडी समाप्त नहीं कर रही है। किसानों को लग रहा था कि सरकार एमएसपी समाप्त करेगी, तो सरकार का कहना है कि सरकार वो एमएसपी भी समाप्त नहीं कर रही है। इन तीनों कृषि कानून में, जो तीनों कृषि कानून है, उसमें कहीं भी एमएसपी या मंडी समाप्त करने की बात नहीं की गई है। देखो, तीन कानून, कृषि कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने कई बार डिस्कस किया है तीनों कृषि कानून के बारे में। तीनों कृषि कानून में सरकार का क्या पक्ष है, तीनों कृषि कानून का विरोध क्यों हो रहा है, और तीनों कृषि कानून का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो पहला कृषि कानून था, एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म्स की बात करता था, यानी मंडी एक्ट में रिफॉर्म्स की बात करता था। दूसरा कृषि कानून जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार की बात करता था। और तीसरा कृषि कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के था। कई बार डिस्कस किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जाकर के देख लेना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है। देखो, इसमें दो न्यूज़ हैं। एक तो है कि कोवैक्सीन को लेकर के बेवजह विवादों में घसीटने की कोशिश, कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है वैक्सीन को लेकर के, कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी भी भ्रम में आप लोग ना रहें।
एक भ्रम यह है कि कोवैक्सीन लेने पे आपको विदेशी यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है? क्योंकि कोवैक्सीन जो है भारत का अपना स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है। कोवैक्सीन पूरी तरह से भारत के द्वारा निर्मित किया गया। भारत बायोटेक कंपनी है जो कि हैदराबाद की कंपनी है, उन्होंने ही रिसर्च किया था और वही कंपनी बना रही है। तो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरह का कोई अफवाह में आप लोग भी ना रहे कि कोविडशील्ड बढ़िया है तो कोवैक्सीन बढ़िया है। नहीं, दोनों बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। कोई भी वैक्सीन लग रहा है आप लगवाइए, कोई इशू नहीं है दोनों को लेकर। तो एक तो ये है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें आप लोग। दूसरा ये है कि वैक्सीन पे भारत के इस अभियान को ईयू का भी साथ, देखो बहुत बड़ी भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुई एक तरह से। इस न्यूज़ को अगर आप देखोगे, अगले महीना में जो है डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होने वाली है और डब्ल्यूटीओ की मीटिंग से पहले भारत विश्व के साथ एक कंसेंसस स्थापित करना चाहता था कि मीटिंग में ये बात तय हो कि वैक्सीन को लेकर के जो है पेटेंट फ्री किया जाए। यानी हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है वैक्सीन के निर्माण की जो पद्धति है, राइट, वैक्सीन को निर्माण का जो फॉर्मूला है, हम विश्व के सभी देशों के साथ साझा करेंगे और विश्व के देश हमारे यहाँ साझा करेंगे, ताकि जो वैक्सीन का निर्माण होगा छोटे से छोटा देश, अफ्रीका के छोटे से छोटा देश, गरीब से गरीब देश कर पाएगा। और भारत में भी जितनी वैक्सीन निर्माण कंपनी है सभी वैक्सीन का निर्माण कर पाएगी, राइट। लोगों को सस्ते दाम पे वैक्सीन मिल पाएगी। कई एडिटोरियल इस पे हमने डिस्कस किया था कि पेटेंट फ्री होने की आवश्यकता क्यों है। अब देखो, भारत के इस अभियान में 122 देश पहले से साथ में थे। भारत के साथ जो है अमेरिका भी आ चुका था। भारत के साथ अब जो है फाइनली यूरोपीय यूनियन भी आ चुके हैं। अब 2-3 देश महज बचे हैं जिसे भारत को बातचीत करना है। एक कह सकते हो कनाडा बचा हुआ, ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ और न्यूजीलैंड बचा हुआ। बाकी जितने भी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, लगभग वो भारत के साथ आ चुके हैं। और बहुत हद तक संभावना है कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो पेटेंट फ्री हो जाएगा। देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि भारत की स्थिति दूसरे देश के लिए चेतावनी करे तैयारी। तो दूसरा देश भी भारत को देखते हुए तैयारी करना चाहिए। हो सकता है उसके यहाँ भी सेकेंड वेव या थर्ड वेव आ जाए। ये कहना है IMF के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं गीता गोपीनाथ, भारत की ही हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। उनका कहना है कि अन्य देश भी इसको लेकर के तैयारी करें और साथ ही साथ जो वैक्सीन की ख़राब कंडीशन है भारत में उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि वैक्सीन की कंडीशन को इम्प्रूव कीजिए। और कच्चा माल को लेकर के भी इन्होंने चिंता जाहिर की कि वैक्सीन का निर्माण भारत में युद्ध स्तर पर नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कच्चा माल की कमी है। और उसी कच्चा माल की कमी को देखते हुए हमारे देश के विदेश मंत्री 24 से लेकर के 26 के बीच में अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं, राइट। तो एक बार इस रूप में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख सकते हैं। टॉक्टे के बाद अब मंडराया यास का खतरा। तो एक बार मैं दिखा दूं कि यास का नाम किसने दिया है। एक सेकेंड, देखो टॉक्टे का नाम जो दिया था वो दिया था आपको म्यांमार ने, राइट। तो यास का जो नाम दिया हुआ, यास का नाम दिया हुआ है ओमान के द्वारा। तो याद रख लेना, ये जो यास आया है, चक्रवात आने वाला है, उसका नाम म्यांमार ने दिया था, और सॉरी ओमान दिया है। और टॉक्टे जो तूफान आया हुआ था, जो अरब सागर में आया हुआ था, उसका नाम दिया है आपको म्यांमार ने। तो यास का नाम, जो यास आने वाली है अब उड़ीसा के तट को प्रभावित करने वाली है यास तूफान, ये तूफान का नाम किसने दिया है? तो ये दिया है ओमान ने। इसके बाद नेक्स्ट तूफान कौन आएगा? इसके बाद नेक्स्ट तूफान आएगा गुलाब। गुलाब का नाम पाकिस्तान ने दिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट तूफान आएगा वह है साहिन। साहिन का नाम कतर ने दिया है। यहाँ पे चक्रवात का कुछ पैमाना दिया हुआ है, इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं कि चक्रवात हवा की गति जो है 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो उसे चक्रवात कहा जाता है। गंभीर चक्रवात होता है 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे। अति गंभीर हो जाता है 118 से 165। और अत्यंत गंभीर चक्रवात जो काफ़ी नुकसानदेह होता है वो होता है 166 से लेकर के 221 किलोमीटर प्रति घंटा जब हवा की रफ्तार चलती है। तो बाकी एक बार देख लेना, लेकिन वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है आपको यास तूफान का नामांकन किसने दिया है। तो यास तूफान का नाम जो दिया है वो दिया है ओमान के द्वारा।
देखो ये न्यूज़ आप लोग एक बार देख लेना, खास करके बीपीएससी के लोग जो मेंस देने वाले हैं 66 बीपीएससी का, वो एक बार देख लें। और बीपीएससी को लेकर के, बीपीएससी मेंस को लेकर के स्पेशल मैं लेक्चर लाऊंगा, जहाँ पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कई सारे टॉपिक जो बिहार का जो टॉपिक है, जैसे पटना कलम हो गया, मौर्य कला हो गया, तो कई सारे टॉपिक में मैं स्पेशल वीडियो बना करके बीपीएससी के लिए स्पेशली मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे आप सभी के साथ। तो जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि ये न्यूज़ बिहार से संबंधित हैं, तो इसको एक बार देख सकते हैं आप लोग। ग्रोथ के लिए बड़े पैकेज की मांग, इंडस्ट्रीज के द्वारा निश्चित तौर पे पैकेज की मांग किया जा रहा है, और ये जो है एक बड़ा पैकेज का मांग किया गया है ग्रोथ के लिए। देखो जो पिछले वर्ष था, पिछले वर्ष का जो अंतिम क्वार्टर था, अंतिम क्वार्टर कब होता है जनवरी से लेकर के मार्च तक। जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक जो 2020-21 के क्वार्टर था, अंतिम क्वार्टर था, राइट। तो इसमें जो ग्रोथ हुआ था, इससे भी कम ग्रोथ होने वाला है जो दूसरा पहला क्वार्टर है नए वित्तीय वर्ष का। नया वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2021 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है 2021-22 का। तो 2021-22 का जो पहला क्वार्टर था वो होगा आपको अप्रैल, मई एंड जून। तो कई सारे लोगों का प्रिडिक्शन है कि ये जो पहला क्वार्टर होगा 21-20 का, ये जो अंतिम क्वार्टर है उससे भी ख़राब कंडीशन में जा सकता है, राइट। तो इसको लेकर के मांग किया गया है, ठीक है, पैकेज का, पैसा का मांग किया गया है इंडस्ट्रीज के द्वारा। और कल भी हमने डिस्कस किया था, परसों में डिस्कस किया था, लगातार डिस्कस किया हूँ मैं आपके साथ कि जॉन मेनार्ड किन्स 1931 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट आज भी काम कर रहा है कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन हो तो ऐसे कंडीशन में लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हेलीकॉप्टर मनी भी कहा गया है इसे। तो लोगों को पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तभी जाकर के इकोनॉमिक जो है रोटेट कर पाएगा। लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो मांग क्रिएट होगा, मांग क्रिएट होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो लोगों के पास प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास सेविंग्स होगा, इनकम होगा, इनकम होगा तो सेविंग्स होगा, और सेविंग्स अगर होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये जो इकोनॉमिक साइकिल है ये मूव कर पाएगा, इसलिए मांग क्रिएट करना ज़रूरी है। और मांग क्रिएट करने के लिए लोगों के पास पैसा की ज़रूरत है, और इसी के संदर्भ में फिर से इंडस्ट्रीज़ के द्वारा पैकेज की मांग की गई है। अब देखो इस पर भी कल हमने डिस्कस किया था। एनबीसीसी ने जेपी इंफ्रा के आईआरपी पे उठाए सवाल, कल हमने डिस्कस किया था। और इसके बैकग्राउंड में एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल कोड, आईबीसी, सॉरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, सॉरी दिवालियापन कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए, कल हमने डिस्कस किया था। कोई भी कंपनी अपने आप को इंसॉल्वेंट अगर घोषित करती है, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालियापन अगर घोषित करती है, यानी हमारे पास पैसा नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, तो वो दिवालियापन अगर घोषित करती है कि हम इंसॉल्वेंट घोषित करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मैटर जाता है एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास मैटर जाता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति करती है, और इसी के रिगार्डिंग इस न्यूज़ में चर्चा किया गया। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कंपनी का एसेट्स है, उस कंपनी को एसेट्स को बेच करके जो पैसा होगा वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जो भी प्रमोटर थे जो कंपनी में पैसा लगाए थे, राइट। तो यही बेसिक काम है। एक बार पढ़ लेना, खुद से पढ़ लेना, चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता तो मैं डिस्कस कर देता, तो इसको एक बार खुद से आप लोग देख लेना। बहराइच समेत देश के 5 जिलों में पर्यावरण प्लान को एनजीटी की मंजूरी। एनजीटी को लेकर के कल मैं टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन डाला था, राइट। तो इसलिए मैं एनजीटी के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। एनजीटी से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही ऐसे निकाय की स्थापना की थी। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसका, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ये याद रख लेना।
साथ ही साथ एनजीटी जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी अपने आप में एक न्यायालय है जो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के एक स्पेशल न्यायालय है और इस तरह का विश्व का तीसरा न्यायालय है। ऑस्ट्रेलिया में बना है इस तरह का न्यायालय, न्यूजीलैंड में बना है, और उसके बाद भारत तीसरा देश है जिसमें इस तरह का न्यायालय बना है जो सिर्फ पर्यावरण को लेकर के कार्य करती है, पर्यावरण को लेकर के निर्णय देती है। राइट, पर्यावरण को लेकर के एक स्पेशल न्यायाधिकरण है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि उसके पास आने वाला पर्यावरण संबंधित मुद्दा का निपटान 6 महीना में होना चाहिए। यानी एनजीटी के पास अगर कोई केस आता है तो एनजीटी उसका निपटान 6 महीने के अंदर कर देगा, 6 महीना से अधिक नहीं जाएगा मुद्दा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है आपको कि एनजीटी 7 कानून के तहत सुनवाई कर सकता है। यानी एनजीटी को जो पावर मिला है, इस 7 कानून का अगर उल्लंघन होता तभी एनजीटी एक्शन लेगा। पहला कानून है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। चौथा है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। छठा है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सातवां है जैव विविधता अधिनियम 2002। ये 7 एक्ट का अगर उल्लंघन होगा तभी जाकर के एनजीटी एक्शन लेगा, ये याद रख लेना। अब देखो, एनजीटी की जब आलोचना करनी है तो आप लिख सकते हैं कि 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। एक तो रखा गया वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और दूसरा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। ये दोनों एक्ट को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। एक बार इसको भी देख लेना। देखो, इसके बैकग्राउंड में चीज़ों को जाकर समझने की ज़रूरत है, मुझे समय नहीं मिल रहा है कि मैं इस पर लेक्चर लूँ। तालिबान का जो मुद्दा अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अफगानिस्तान से एग्जिट हो रहा है अमेरिका, और वर्तमान समय में भी 40% क्षेत्र पे लगभग कब्जा है तालिबान का। जैसे जैसे अमेरिका वहाँ से बाहर निकल रहा है, 11 सितंबर 2021 तक उससे बाहर निकल जाएगा अमेरिका अफगानिस्तान से, वैसे वैसे तालिबान वहाँ पे स्ट्रांग होगा। तालिबान का निर्माण पाकिस्तान ने किया था, तालिबान पे पाकिस्तान का स्पष्ट प्रभाव है, तो ऐसे कंडीशन में अफगानिस्तान में भारत काफ़ी वीक हो जाएगा। और उसी को लेकर के देख रहे हो यहाँ पे अफगानिस्तान के जलरेज जिले पे तालिबान कब्जा कर रहा है धीरे धीरे। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सरकारी कर्मी जमात ए इस्लामी व संघ की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। तो राजस्थान में इस तरह का नियम है कि अगर आप सरकारी कर्मी हैं तो ना तो आप आरएसएस का सदस्यता ले सकते हैं, ना तो आप जमात इस्लामी यानी किसी भी रेडिकल लेफ्ट या राइट ऑर्गेनाइजेशन की आप सदस्यता नहीं ले सकते हैं। तो ये अच्छा चीज़ें हैं। जब भी आप सरकार में होते हैं या राजस्व कर्मचारी होते हैं तो ऐसे कंडीशन में, या सरकार के कर्मी होते हैं या कोई अधिकारी होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपसे अपेक्षा भी किया जाता है कि जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना आप निष्पक्ष आधार पर निर्णय लेने का काम करें। राइट। देखो, इस पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा एक अलग से वीडियो बना करके, चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये घटना हुआ था कुछ दिन पहले कि चीन का एक अंतरिक्ष अभियान था तियानवेन-1, 23 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था और ये मंगल पे चला गया। तो मंगल पे तो पहले भी गया है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ये जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था, और मंगल की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये दूसरा देश बन गया। सोचो, आफ्टर अमेरिका चाइना ही एकमात्र देश है जो मंगल की सतह पर जाके सॉफ्ट लैंडिंग किया। भारत भी मंगल पे गया हुआ, भारत सबसे सस्ते में गया हुआ और भारत पहली बार मंगल पे गया है। लेकिन भारत का जो लैंडिंग था वो हार्ड लैंडिंग था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं था। लेकिन चीन का जो लैंडिंग है ये सॉफ्ट लैंडिंग है। आफ्टर अमेरिका इस तरह का लैंडिंग करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया, और साथ ही साथ उसका रोवर भी वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है।
चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर इस क्वेश्चन को आप देखना शुरू करोगे तो इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा है, आई थिंक 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा है। तो टेक्निक से अगर बनाने की इसका सॉल्व करोगे, आप टेक्निक लगा के सॉल्व करोगे इसको बनाने का, राइट। तो इस तरह का अगर मान लो ये करंट का क्वेश्चन है तो 1999 का या 1998 का कोई कानून उस इस पे प्रभावी नहीं होगा, यानी उस समय का कोई कानून पे नहीं होगा क्वेश्चन पूछा हुआ। रिसेंट टाइम का क्वेश्चन है, यानी करंट का लगभग क्वेश्चन है तो करंट समय से संबंधित होगा, राइट। तो इस आधार पे इस दोनों को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1999 या 1998 का कानून नहीं होना चाहिए, रिसेंट कानून होना चाहिए। अब देखो रिसेंट का दो कानून हमारे पास है, एक तो है ई वेस्ट रूल 2011, दूसरा है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। ये फांसी से संबंधित नहीं है, ये चूंकि वेस्ट से संबंधित है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो ई वेस्ट के तहत स्पेशल इसके लिए रूल दिया गया है, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011। तो ई वेस्ट के तहत आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर का कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।